नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा भिमटे, गवर्नमेंट एमएलएस कॉलेज सीपत बिलासपुर। आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा अविस्फीति, स्फीति तथा संस्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस बार हम मुद्रा अविस्फीति तथा स्फीति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे, साथ ही हम संस्फीति के अर्थ को भी जानेंगे। मुद्रा स्फीति वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ रही होती है और उसका मूल्य कम हो रहा होता है। मुद्रा का मूल्य जानने के लिए हम उसकी क्रय शक्ति की सहायता ले सकते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति जितनी अधिक होगी उसका मूल्य उतना ही अधिक होगा। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के लिए कि एक समय में हम 10 रुपये में 1 किलो सेब खरीद पाते हैं, दूसरे समय में हम उसी 10 रुपये से 2 किलो सेब खरीद पाते हैं। 10 रुपये मुद्रा वही स्थिर है, लेकिन हम उससे 1 किलो सेब तथा 2 किलो सेब खरीद पा रहे हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा तो स्थिर है, लेकिन उसकी जो क्रय शक्ति है उसमें परिवर्तन होता है, अर्थात क्रय शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उसका मूल्य उतना ही अधिक होगा। डिफ्लेशन का अर्थ होता है अविस्फीति। यह स्फीति की उल्टी दशा होती है। इस स्थिति में प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाते हैं, जिसके कारण निवेश कम होता है। निवेश कम होने से उत्पादन कम होने लगते हैं, जिससे कि मजदूरों की छटनी कर दी जाती है और धीरे धीरे बेरोजगारी की दशा उत्पन्न होने लगती है। ये वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा होता है, अर्थात कीमतें कम हो रही होती है। कीमतों के कम होने से जो लाभ है वे कम हो जाते हैं, जिससे कि अनैच्छिक बेरोजगारी फैलने लगती है। कोलबर्न ने इसे कहा है, अनैच्छिक बेरोजगारी अविस्फीति का प्रमाण चिन्ह है। अविस्फीति की स्थिति में उत्पादन और रोजगार घटने के साथ साथ कीमतें भी कम होने लगती है। अविस्फीति के जो प्रभाव होते हैं वो स्फीति के प्रभाव के उल्टे होते हैं। स्थिर आय वाले जैसे कि सफेदपोश, वर्कर्स, पेंशनभोगी, किरायाजीवी आदि जिनकी आय स्थिर होती है, उन्हें अविस्फीति से लाभ होता है, क्योंकि उनकी आय स्थिर है और कीमतें गिरने से मुद्रा का जो मूल्य है वह बढ़ जाता है। दूसरी ओर कीमतें गिरने से जो उत्पादक है, उद्योगपति है, कृषक है, इनको हानि होने लगती है। हानि होने का प्रमुख कारण यह है कि वे अपनी लागतों को पूर्ण नहीं कर पाते, अर्थात उनकी लागतें अधिक होती है और कीमतें गिरने से उनके लाभ कम हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें हानि होती है। आय तथा रोजगार भी गिर रहे होते हैं और समस्त मांग गिरने लगती है। रोजगार और आय में पतन के कारण कम आय वाले वर्गों को अधिक मुसीबत झेलनी पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अविस्फीति के अंतर्गत अमीर हो या गरीब दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं। छोटी छोटी फर्में बंद हो जाती हैं क्योंकि कीमतें गिरने से उनके जो लाभ है वे कम हो जाते हैं। बेरोजगारी फैलने लगती है। मांग, उत्पादन, रोजगार और समस्त मांग में गिरावट का यह दुष्चक्र मंदी की स्थिति लाता है। सरकार भी अविस्फीति से प्रभावित होती है। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों से आय गिरती है। अविस्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, तो इसकी मौद्रिक नीतियां होती है और राजकोषीय नीति होती है। मौद्रिक नीति का निर्धारण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, जबकि राजकोषीय जो नीति है उसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत अविस्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक एक सस्ती मुद्रा नीति अपनाती है। वे प्रतिभूतियों को खरीदती है और ब्याज की दर को घटाकर ऐसा कार्य करती है। प्रतिभूतियों को खरीदने से जो मुद्रा है वह जनता तक पहुंचती है और उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति बढ़ने से मांग बढ़ती है, जिससे धीरे धीरे उत्पादन तथा रोजगार में बढ़ोतरी होने लगती है। लेकिन व्यवहार में ऐसी नीति की सफलता शून्य होती है। ऐसी स्थिति में बैंक पुनरुत्थान लाने में असहाय होते हैं। इस दशा में राजकोषीय नीति की सहायता लेना आवश्यक होता है। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कटौती के माध्यम से राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन और कीमतों में वृद्धि करते हैं। अविस्फीति के दौरान सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है। जैसे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं चल रही होती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
आवास योजना, ये सभी योजना जो चल रही होती है, सार्वजनिक व्यय जो हो रहे होते हैं, उनसे लोगों को आय मिलती है, जिससे कि उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, मांग में वृद्धि होती है, जिससे निवेश, उत्पादन तथा रोजगार बढ़ने लगता है। जबकि करों में कटौती से व्यय योग्य आय बढ़ती है, अर्थात कर को जनता कम मात्रा में देती है सरकार को, जिससे कि अतिरिक्त आय जो है वो जनता के पास रहती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और इस तरह लोगों का उपभोग और निवेश व्यय भी बढ़ता है। सार्वजनिक कार्य जैसे कि सड़क, नहर, बांध, पार्क, स्कूल, अस्पताल, इन भवनों आदि पर व्यय तथा ऐसे राहत उपाय पर व्यय जैसे बेरोजगारी को कम करने में सहायक होती है। हम जानते हैं कि स्फीति और अविस्फीति दोनों ही दशाएं अर्थव्यवस्था के लिए बुरी है, लेकिन फिर भी हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्फीति और अविस्फीति में कौन सी दशा अधिक बुरी है। तो हम कह सकते हैं कि स्फीति अपेक्षाकृत कम बुरी है। किन्स कहते हैं कि स्फीति अन्यायपूर्ण है तो अविस्फीति अनुचित। दोनों में से अविस्फीति अधिक खराब है। स्फीति इसलिए अन्यायपूर्ण है कि यह अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को बढ़ा देती है। अविस्फीति इसलिए अनुचित है कि यह राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार को कम करती है। स्फीति तो गरीबों की आधी रोटी ही छीनती है, पर अविस्फीति तो इन्हें भूखा ही मार देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अविस्फीति जो है वह स्फीति की तुलना में बहुत ही खराब स्थिति है। स्फीति अन्यायपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक दृष्टिकोण से हानिकारक है। लोग अनैतिक साधनों से धन का संग्रह करना चाहते हैं, इसलिए वे जमाखोरी, चोरबाजारी, मिलावट, घटिया वस्तुओं का विनिमय, सट्टेबाजी आदि का सहारा लेती है। भ्रष्टाचार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फैल जाता है और अर्थव्यवस्था की क्षमता को कम कर देता है। जबकि अविस्फीति की दशा में व्यापक बेरोजगारी होती है, क्योंकि उत्पादन, कीमतें, लाभों में गिरावट उत्पादकों और व्यवसाय को अपनी उद्यम बंद करने को मजबूर कर देते हैं। सभी आर्थिक क्रियाएं रुक जाती है, फैक्ट्रियों को ताले लग जाते हैं। एक बार कीमतें गिरना शुरू होती है तो अर्थव्यवस्था मंदी में डूब जाती है, परंतु व्यापार चक्र में अर्थव्यवस्था के उत्थान की गति की तुलना में पतन की गति बहुत ही तेज होती है। इन कारणों से स्फीति अन्यायपूर्ण है और अविस्फीति अनुचित है। अब हम पढ़ेंगे संस्फीति क्या होती है। संस्फीति भी मुद्रास्फीति की ही एक दशा होती है। जब मांग में पुनः बढ़ोतरी के कारण वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ता है तो फलस्वरूप मूल्य भी बढ़ने लगते हैं। अर्थात जब अविस्फीति की दशा में सुधार करने के लिए कुछ मौद्रिक और राजकोषीय उपाय किए जाते हैं तो इससे पुनः जो मांग है उसमें बढ़ोतरी होती है, तो इस स्थिति को हम संस्फीति की दशा कहते हैं। जब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी हो रही हो तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता और सरकार मांग को पुनः बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक दरों में कटौती करती है और सरकार करों में कटौती करती है, जिससे कि मांग बढ़ती है और मूल्य भी बढ़ने लगते हैं और यही दशा जो है संस्फीति की दशा कहलाती है। इस तरह हमने देखा अविस्फीति का अर्थ, अविस्फीति के क्या प्रभाव होते हैं, अविस्फीति के नियंत्रण के उपाय, स्फीति तथा अविस्फीति की तुलना तथा संस्फीति की दशा। थैंक यू।